जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है सबका। और एक बार हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए एफएसटी नंबर 61 का केमिस्ट्री के पार्ट का डिस्कशन। फर्स्ट 23 क्वेश्चन मैं यानी संजीव भाटी आपको डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक। तो आइए हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी स्लोगन के तहत हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस दैट डज नॉट फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। अब देखो एसिडिक सॉल्ट क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है जैसे कि फास्फोरिक एसिड। अब अगर फास्फोरिक एसिड की हमने 1 मोल NaOH से रिएक्शन कराई तो 1 मोल NaOH से रिएक्शन कराने में बच्चा देखो क्या होगा, इसमें हमने 1 मोल NaOH ले लिया। तो जब 1 मोल NaOH ले लेंगे तो ये यहाँ पर एक H डिस्प्लेस हो जाएगा वाटर के फॉर्म में और मुझे कंपाउंड मिल जाएगा NaH2PO4। अगर हम इसमें और NaOH मिलाएं तो ये फर्दर हमको H देगा। अगर हम इसमें एक और NaOH मिलाएं तो ये फिर से H देगा और वाटर रिलीज होगा और रिएक्शन करेगा। क्योंकि ये सब्सटेंस बेस से रिएक्शन कर रहा है और H प्लस दे रहा है तो ये एसिड है और इसमें ये कैटायन सोडियम है तो ये सॉल्ट भी है, तो इसको एसिड सॉल्ट कहते हैं। तो इस तरीके से H3PO4 से जो बनने वाला सॉल्ट होता है वो एसिड सॉल्ट हो सकता है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन एसिड सॉल्ट नहीं होगा, तो जो H4P2O7 H2P4O7 है, जो H4P2O7 है ये बेटा पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। और अगर हम इसमें से एक NaOH मिला दें तो फिर ये यहाँ पे NaH3PO4P2O7 बन जाएगा और ये भी एसिड सॉल्ट होगा। तो ये एसिड सॉल्ट बना सकता है। साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड कौन है, ये है, देखिए ये साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है HPO3 होल थ्राइस। इसमें भी आप देखेंगे 3 HO से जुड़े हुए हैं और जो HO से जुड़े होते हैं वो एसिडिक H होते हैं। तो अगर हम इसका जो है ऑक्सो एसिड फास्फोरस डज नॉट फॉर्म एसिडिक सॉल्ट, अगर हम इसका एक सोडियम से रिएक्शन कर देते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो फर्दर H रखता होगा, फर्दर एसिडिक H रखता होगा, डिस्प्लेस करेगा, तो ये भी हमारा बनाएगा क्या, एसिडिक सॉल्ट। ये भी हमारा बनाएगा एसिडिक सॉल्ट। अब आता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO2। H3PO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये मिलेगा, ये H3PO2 का स्ट्रक्चर है, ये देखो बेटा ये H3PO2 का स्ट्रक्चर है। अगर बाय चांस हम इसकी सोडियम से रिएक्शन करा देते हैं तो सोडियम से रिएक्शन कराने पे ये H डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पर सोडियम आ गया। अब अगर हम इसकी फर्दर NaOH से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले रिएक्शन कराई थी हाइपोफॉस्फोरस एसिड की, तो ये यहाँ पे सोडियम आ गया। लेकिन अब अगर हम इसकी फर्दर NaOH से रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो H है वो केवल जो O से जुड़ा होता है वही डिस्प्लेसेबल होता है, वही रिप्लेसेबल होता है। यहाँ H सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ, तो ये रिप्लेसेबल नहीं है, तो ये रिप्लेसेबल नहीं है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो सॉल्ट बनाता है वो एसिडिक सॉल्ट नहीं होता, क्योंकि उसके पास रिप्लेसेबल H प्लस नहीं होते। आप पूछोगे रिप्लेसेबल H प्लस सर मीन्स क्या, जो ऑक्सी एसिड में O से जुड़े हुए H होते हैं वही रिप्लेसेबल H होते हैं। यहाँ रिप्लेसेबल H नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ H है। यहाँ पर देखो O से जुड़ा हुआ H था, यहाँ पर देखो O से जुड़ा हुआ H था, इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, O से जुड़ा हुआ H था, तो आंसर हमारा हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द स्पीसीज इन विच आयनिक कोवेलेंट
बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, यानी आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। तो NH4Cl का स्ट्रक्चर देखो ये होता, ये NH4 प्लस है, ये NH4 प्लस है और Cl माइनस है। तो बेटा ये NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड हो गया और NH के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, तो ये हो सकता था। अब ये NO2 प्लस है, NO2 प्लस कुछ इस तरीके का होता है, ये देखिए ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, NO2 माइनस, NO3 माइनस, ये NO3 माइनस है। अगर आप इसका प्लस चार्ज यहाँ से हटा देते हैं और इसका भी ये चार्ज हटा देते हैं और इसको बना देते हैं ब्रैकेट, तो ये प्लस और ये माइनस, ये देखिए बेटा, तो प्लस और माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड आ गया और N और O के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, तो ये भी हो गया। तो 2 हो गए, तो ऑल ऑफ दीज के लिए मुझे जानना चाहिए फोर्थ, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। अब ये है क्या असल में? असल में देखो, अगर PCl5 गैस स्टेट में है तो PCl5 गैस स्टेट में इस तरीके की बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, तब तो PCl5 गैस में केवल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन अगर आपने PCl5 को ठंडा करके सॉलिड बना दिया तो PCl5 सॉलिड असल में 2 PCl5 मिल जाते हैं और बना देता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। PCl4 प्लस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, PCl6 माइनस में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होगा, यहाँ sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। इसके बीच में कोवेलेंट होंगे, P और Cl के बीच में कोवेलेंट होंगे, दोनों बीच में आयनिक होंगे। अब इसमें अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि PCl5 अगर गैसीय स्टेट में है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा और शेप क्या होगी? तो हाइब्रिडेशन सर यहाँ पे sp3d होगा और शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। लेकिन अगर PCl5 सॉलिड पूछ लेता है तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3 होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगी, यहाँ पे sp3d2 होगा और शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। दोनों तरह की शेप होती है इसके अंदर। इस तरह से हमारा सही आंसर फोर्थ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ p पाई d पाई बॉन्डिंग? देखिए p पाई d पाई बॉन्डिंग के लिए एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई 2 एटम है, जैसे A डबल बॉन्ड B, और A भी पीरियड सेकंड का एलिमेंट है और B भी पीरियड सेकंड का एलिमेंट है, तो पीरियड सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होती है, उनके पास केवल 2s और 2p ऑर्बिटल होती है, d ऑर्बिटल नहीं होती, बिकॉज 2d एग्जिस्ट नहीं करता। और क्योंकि सेकंड पीरियड के थर्ड शेल स्टार्ट नहीं हुआ तो 3d की बात भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों एटम सेकंड पीरियड के हैं तो हमेशा p पाई बॉन्डिंग होगी, यानी जो पाई बॉन्ड है वो 2p ऑर्बिटल के बीच में बनेगा। तो C2 में देखो दोनों सेकंड पीरियड के हैं तो इसमें p पाई d पाई हो नहीं सकती, C2 2 माइनस में भी p पाई d पाई हो नहीं सकती, वैसे भी इसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और जो CH2 है, अगर CH2 की बात करें तो अब सल्फर क्योंकि पीरियड थर्ड का है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये हमारा D अपना लगा देता, बट सल्फर का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 से स्टार्ट होता है और लास्ट में 3s2 3p4 आता है। 3s2 3p4 में ये देखिए P की कंडीशन क्या है, 1 2 3 4, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बनाएगा, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई बनाएगा। तो ये जो पाई है सल्फर की तरफ से ये भी p ऑर्बिटल से बनेगा। तो थर्ड पीरियड अगर एलिमेंट है तो वो अपना d भी लगा सकता है, जब लगाएगा जब p के सभी इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो चुके होंगे। लेकिन अगर p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो वो अपना p ही लगाएगा और p पाई होगा। तो इसमें भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस, किसी में भी p पाई d पाई नहीं होगा, इसमें भी p पाई होगा, इसमें भी p पाई होगा, सब में p पाई होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत आसान है, कॉलम 1 कॉलम 2 को पहचानना है। तो चलते हैं, देखिए कैडमियम, कैडमियम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट मिल रहा। अब यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, तो कुछ बच्चों को ये लगेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट कर दें, लेकिन आपको मालूम है कि जिंक कैडमियम मरकरी ग्रुप 12 वाले नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, यानी सामान्यतः इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट से वैरी करती है, बिकॉज ये इनकम्प्लीट डी नहीं रखते, ये कंप्लीट डी रखते हैं। तो कैडमियम को अभी डी ब्लॉक कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा इन कंपेरिजन टू ट्रांजिशन एलिमेंट। टेलुरियम, टेलुरियम कहाँ आता है? ग्रुप 16 में। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलुरियम। तो टेलुरियम ग्रुप 16 में यानी पी ब्लॉक में है, तो टेलुरियम को पी ब्लॉक से मैच करिए। आयरन, अब आयरन देखो डी ब्लॉक भी है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, तो ये दोनों हो सकता था, सेकंड भी हो सकता था, फर्स्ट भी हो सकता था। और सीजियम, सीजियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अब हम लोग मैच करते हैं, देखो कैडमियम को ट्रांजिशन में नहीं रखेंगे, तो कैडमियम ए को फर्स्ट में, तो ए का फर्स्ट केवल फर्स्ट में है, तो कोई कहने की बात नहीं। बी को फोर्थ मिल गया, सी को फर्स्ट भी मिल गया और सेकंड भी मिल गया, दोनों मिल गया, और डी को थर्ड मिल गया। तो फर्स्ट ऑप्शन मोस्ट करेक्ट हो गया क्योंकि ए का कहीं भी फर्स्ट नहीं है, तो और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हम लोग जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 50 में आइए, दो स्टेटमेंट दिए, कार्नेलाइटिस KCl.MgCl2.4H2O, तो थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि कार्नेलाइट एक डबल सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला है KCl.MgCl2.6H2O। ये एक डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आपने इसके बारे में पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में NCERT में दिया हुआ, तो इसलिए ये स्टेटमेंट मेरे को रॉन्ग मानना पड़ेगा, फॉर्मूला सही नहीं है। फ्लोरीन कैन एग्जिस्ट एक्सेबिट -1 +1 +3 +5 +7, तो ये बात गलत हो गई। अगर क्लोरीन होता है, जनरल हेलोजन होता, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा सकती है, बट फ्लोरीन के लिए आप जानते हो ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसलिए फ्लोरीन में केवल -1 होनी चाहिए थी, ये सब नहीं होगी, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, तो ये इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से कॉलम को मैच करने का आ गया है, देखते हैं क्या है। Mn, Sc, Zn, Co ये सब डी ब्लॉक के हैं, लेकिन अब इसमें हमको मैच करना है मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल इन अर्थ क्रस्ट तो आयरन होती है, तो इसमें आयरन है नहीं, तो फर्स्ट तो मैच होगा नहीं। वैसे भी ये 4 हैं, ये 1 2 3 4 5 हैं, तो एक तो ये बेकार हो गया, ऐसे ही दे दिया। अच्छा, डज नॉट शो वेरिएबल स्टेट, तो जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, हमेशा +2 शो करता है, और स्कैंडियम भी हमेशा +3 शो करता है, तो 2 मैच कर जाएंगे। और पार्ट ऑफ विटामिन B12 कोबाल्ट होता है साइनोकोबैलामीन में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिंक होता है, ZnO एम्फोटेरिक होता है। मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की होती है, यानी कि +2 भी होती है, +4 भी होती है, +6 भी होती है, +7 भी होती है, 3D सीरीज़ में वैसे भी मैक्सिमम होती है। तो A का भाई 5, तो A का 5 एक ही में मिल रहा है, और B का सेकंड मिल रहा है, ठीक है भाई। C का सेकंड भी मिल रहा है और फोर्थ भी मिल रहा है, 2 बना के दिए हैं, बिल्कुल बढ़िया। और D का हमारा थर्ड मिल रहा है, तो और कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, थर्ड वाला ही हमारा सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन मैच कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेलेक्ट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द गिवन, तो ट्रू एंड फॉल्स सेलेक्ट करना, डी ब्लॉक का लग रहा क्वेश्चन। बोथ Sc3+ एंड Zn2+ आयन आर कलरलेस, जी हाँ ये बात सही है, क्योंकि आपको पता है 3D सीरीज में Cu+1, Zn2+, Sc3+, Ti4+ और V5+ ये कलरलेस और डायामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि Cu+1 और Zn2+ के पास D10 होता है, और स्कैंडियम 3+ Ti4+ और V5+ के पास D0 होता है। तो Cu+1 Zn2+ के पास D10 और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम के पास D0, तो ये हमारे डायामैग्नेटिक भी हैं और कलरलेस भी हैं।
तो स्कैंडियम 3+ आ गया, यहाँ पर मैच हो गया, और Zn2+ कहाँ है, ये है, मैच हो गया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, यानी ये ट्रू हो गया। फिर इन केस ऑफ स्कैंडियम 3d ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्या होता है भाई, 1s2 से स्टार्ट होता है और 3d1 4s2, तो d पार्शियली फिल्ड है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, फुल फिल्ड नहीं, पार्शियली यानी आंशिक रूप से भरा, तो 1 आ गया, ये ठीक हो गया। 3d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड बट इन जिंक दीज आर फुल फिल्ड। तो जिंक का लिखो, ध्यान रखना ये स्कैंडियम का लिखना है, स्कैंडियम 3+ का नहीं। कहीं ये सोचने लगोगे स्कैंडियम 3+ का लिख लिया इसको देख के और तब D0 आ गया और आपने इसको इनकरेक्ट मान लिया। तो ये स्कैंडियम का लिखना है और इस जिंक का रखिए। तो जिंक का जब रखोगे तो 1s2 3d10 4s2, ये जिंक का हो जाएगा। तो यहाँ पे D कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया भाई। बोथ अब 2 ट्रू हुआ है, तो ये फर्स्ट में ही 2 ट्रू आ रहे हैं, तो फर्स्ट ही होना चाहिए। अगर थर्ड नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। बोथ स्कैंडियम एंड जिंक डू नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, भी पीछे बताया था। स्कैंडियम +3 शो करता है हमेशा और जिंक +2 शो करता है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो क्या करना है, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं आप। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट को आप ब्रेक करिए Cu2+ में एंड SO4 में। वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो वाटर को भी अब ब्रेक करना पड़ेगा। वाटर को ब्रेक कर दीजिए। तो वाटर को ब्रेक किया तो मिल गया H+ और OH-। अब हम लोग को एनोड पे पूछना है कि एनोड पे क्या मिलेगा। तो एनोड पे आपको मालूम है कि एनोड यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव होता। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 एनायन है, सल्फेट है और OH- है, दोनों एनोड की तरफ जा रहे हैं। बट मुझे फर्स्ट कौन डिस्चार्ज हो रहा है और मेन प्रोडक्ट क्या है ये पता करना है। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही फर्स्ट डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा सल्फेट में, और डिस्चार्ज पोटेंशियल आप OH- में, OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता। सो यहाँ पे बच्चा क्या होगा कि OH- चला जाएगा और OH- जाके यहाँ पे O2 रिलीज़ कर देगा और वाटर मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इस तरीके से एनोड का जो मेजर प्रोडक्ट है वो है O2, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस, यानी कि 53 का 4th ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 54, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मीन्स होगा T कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा T 0 होगा, और डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा U भी 0 होगा, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा। लेकिन यहाँ हमें डेल्टा T से मतलब है, तो डेल्टा T एक ही ऑप्शन में 0 आ रहा, लेकिन नन ऑफ दीज भी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। डेल्टा T = 0 है। अब ऐसे में अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखोगे तो डेल्टा U = Q + W, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, और डेल्टा U यहाँ डेल्टा T 0 है तो डेल्टा U भी 0 होगा, तो ये 0 हो गया। तो Q + W, तो Q = -W, ये आएगा यहाँ पे रिलेशन। अब फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन मीन्स होता है एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा, वर्क डन 0 होगा तो Q भी 0 होगा। तो कंडीशन बनेगी क्या फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइसोथर्मल में, कंडीशन क्या बनेगी, डेल्टा T 0 W 0 Q भी 0।
तो यहाँ पे डेल्टा क्यू निगेटिव आ रहा, 0 से कम, W तो 0 आ रहा, बट ये वाली शर्त गड़बड़ कर गई। यहाँ डेल्टा टी 0 नहीं, यहाँ डेल्टा टी 0 नहीं, तो फोर्थ होगा। जो करेक्ट इक्वेशन होगी, जो करेक्ट कंडीशन होगी वो ये होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। तो अब हमारे पास आया नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, एक आ गया तो पक्का ही वो नॉन पोलर होगा, पोलर होगा, और उसका डायपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होगा। तो ये तो नॉन ज़ीरो डायपोल मोमेंट हो गया। यहाँ से तो पहला ही गलत हो गया, तो इस ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। बोरोन हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड BH3 है, BH3, और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसका म्यू 0 होगा। अच्छा, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर अगर ये हम B2H6 माने, B2H6 मान लीजिए, तब भी क्या होगा, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हालांकि H की तरफ दिखाना चाहिए, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिटी 2, H की इलेक्ट्रॉनिटी 2.1, तो H की तरफ मान लो एरो जा रहा, तो भी ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरीके से टोटल म्यू 0 आएगा। तो बोरॉन हाइड्राइड में चाहे BH3 लो चाहे B2H6 लो, 0 आना। तो इसमें उम्मीद बन रही। बेरिलियम डाइक्लोराइड, ये बेरिलियम डाइक्लोराइड है। बेरिलियम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, अगर आउटर एटम सेम हो, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जानते हैं कि वो सिमेट्रिकल शेप होती है और टोटल डायपोल मोमेंट 0 आता है, और ऐसा कंपाउंड नॉन पोलर होता है। अगर आप इसको बिल्कुल समझना चाहते हैं तो एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, दोनों वेक्टर मिलके टोटल डायपोल मोमेंट 0 बना देंगे। तो ये भी सही हो गया, बोरॉन हाइड्राइड भी हो गया, बेरिलियम डाइक्लोराइड भी हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी वैसे ही हो गया। 4 Cl हैं, सिमेट्रिकल शेप है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है नहीं, आउटर एटम सेम है, तो ये भी 0 हो गया। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, एक क्लोरो ऊपर एक क्लोरो नीचे, तो ये यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो फाइनली जो डायपोल मोमेंट आएगा वो 0 आ जाएगा। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में भी 0 हो जाएगा। सो मेरा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये हो नहीं सकता, और हाइड्रोजन फ्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही है, उससे मतलब नहीं, तो ये भी पोलर है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। A mixture of N2 and AR gases in a cylinder contain 14 gram of nitrogen, 20 gram of argon. If the total pressure given है, partial pressure of nitrogen निकालना है। तो partial pressure of nitrogen equal to होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ N2 प्लस साथ में कौन सी गैस है, आर्गन, मोल ऑफ आर्गन इनटू टोटल प्रेशर कितना दिया गया, 27 बार, 27 ले आएंगे। लेकिन अब मेरे को यहाँ पर देखो भाई, मोल्स नहीं दिए गए, मुझे तो ग्राम दिए गए, वेट दिए गए, तो मोल इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 14 नाइट्रोजन का वेट है, 28 मोलर मास है, 14/28 प्लस आर्गन का वेट कितना दिया, 20, और आर्गन का मोलर मास 40 दिया है, तो 20/40 इंटू 27, तो ये आ गया सर 0.5 इंटू 27, और ये 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1 हो गया नीचे, और 27 इंटू 0.5 13.5 हो गया, तो 13.5 बार आ गया। तो सही ऑप्शन थर्ड हो गया, सही ऑप्शन थर्ड हो गया। 57 देखिए, 20% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बाय मास मीन्स अ सोल्यूशन ऑफ। अब 20% ग्लूकोज वाटर में घुला हुआ है, इसका सेंस है कि 100 ग्राम
सॉल्यूशन में ग्लूकोज के 20 ग्राम हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं सॉल्यूशन नहीं दिया गया, यहाँ तो वाटर दिया गया, वाटर मीन सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन 100 है, सॉल्यूट 20 है, तो सॉल्वेंट 80 है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 80 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम ग्लूकोज है। सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। 20 ग्राम ग्लूकोज और 100 ग्राम वाटर ये गलत हो गया। 100 ग्राम सॉल्यूशन कहता तो सही हो सकता था। अच्छा 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ml वाटर, अच्छा फिर से गलत हो गया क्योंकि 100 वाटर नहीं हो सकता। हाँ कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर परसेंटेज स्ट्रेंथ मान लीजिए वेट बाय वॉल्यूम दी गई है, तो ठीक है वेट बाय वॉल्यूम दी गई है, तो 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बट यहाँ 100 ml ऑफ वाटर लिखा है तो बात बनेगी नहीं। ये 110 ग्राम ऑफ वाटर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए मेरा सही आंसर सेकेंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड? फ्लोराइड सबसे कम, फिर ऑक्सीलेटो, वाटर, साइनो, कोबाल्ट सही है। वाटर ज़्यादा EDT है, उससे ज़्यादा अमोनिया EN सही है। HCN से ज़्यादा वाटर, NCS EDT ये सब सही है, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड ऑफ वुड्स रिएक्शन? तो वुड्स रिएक्शन के साथ हम लोग को ऐसा पढ़ने को मिलता है कि गुड यील्ड होती है, गुड यील्ड इवन नंबर कार्बन के हो और सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल हो, इनकी गुड यील्ड होती है, क्योंकि 2 मोल सेम आपको एल्किल हैलाइड के लेने चाहिए। तो जैसे अगर आपने मेथिल क्लोराइड के 2 मोल लिए तो आपको एथेन मिल जाएगा, तो इसकी गुड यील्ड होगी, ये गुड यील्ड वाले में आएंगे। लेकिन अगर आपने प्रोपेन बनाया तो आपको प्रोपेन बनाते समय क्या करना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा C2H5Cl और एक लेना पड़ेगा ClCH3। तो इसका C2H5 इसके CH3 से मिलेगा तो प्रोपेन बनेगा, बट जो गारंटी नहीं है कि इसका C2H5 इसके CH3 से मिलेगा। हो सकता है इसका एक मॉलिक्यूल का C2H5 दूसरे एक मॉलिक्यूल C2H5 से मिल जाए तो ब्यूटेन मिल जाएगा, इसका CH3 दूसरे CH3 मिल जाए तो एथेन मिल जाएगा, तो मिक्सचर बनेगा एथेन प्रोपेन ब्यूटेन का। तो ये एक तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन है तो गुड यील्ड नहीं आएगी, बन सकता है बट गुड यील्ड नहीं आएगी। और ये अनसिमेट्रिकल भी है, ये सिमेट्रिकल है, जो 2 बराबर भागों में बट जाए, ये 2 बराबर भागों में बटेगा नहीं। इसी तरीके से अगर हम लोग ये ले लेंगे ये सर, तो देखिए ये हमारा बन सकता है, यहाँ से हम लोग ये इवन नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। अच्छा अब इसी में अगर ऐसा आ जाए, ये देखिए आ गया। अब 1 2 3 4 आप कहेंगे सर इसका भी इवन नंबर ऑफ कार्बन है, इसको यील्ड ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप इसको 2 बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं काट के। अगर आप इसको यहाँ से काटेंगे तो इस तरफ मेथिल, इस तरफ प्रोपाइल आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे, कहीं से भी आप काटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में नहीं बट रहा, ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल भी होना चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये तो गुड यील्ड देगा बट ये गुड यील्ड देगा नहीं, तो प्रोपेन हमारा गुड यील्ड नहीं देगा। ब्यूटेन की हमको ये देखो ब्यूटेन की मिल गई है। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3, ये यहाँ से डिवाइड कर दो, सिमेट्रिकल है और इवन नंबर ऑफ कार्बन भी है। तो दोनों शर्तों को ध्यान रखते हुए गुड यील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3 Cl2, देखो जब एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है तो इसको मोस्टली हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्योंकि हमें तोड़ना है एक को 2 या 2 से ज़्यादा भागों में, एंडोथर्मिक होती है तो हमें हीट करना पड़ेगा, तो ये एंडोथर्मिक है। हालांकि डिसोसिएशन रिएक्शन जो होती हैं वो कभी कभी एक्सोथर्मिक भी हो जाती हैं।
डिसोशिएशन रिएक्शन, जैसे कि HI का H2 और I2 में ब्रेक करना, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन ये हमारा जो इरिवर्सिबल टाइप की ये भी हालांकि रिवर्सिबल है, बट ये डीकम्पोजिशन की कैटेगरी में हमने रख लिया इसको, और ये PCl3Cl2 में टूट रहा है। तो मेरे कहने का समरी ये है सर कि जब भी कभी एक मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में टूटे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको एंडोथर्मिक मानते हैं। हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम एंडोथर्मिक मान के चलेंगे, कभी कभी वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो ये एंडोथर्मिक हो गया, तो इसलिए एंडोथर्मिक मतलब है डेल्टा H पॉजिटिव होगा, यानी डेल्टा H 0 से बड़ा होगा। तो ये छोटा ये दो जगह बड़ा है। अब इन दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए डेल्टा Ng निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक गैस, यहाँ पर एक गैस, 2 गैस हो गई, और यहाँ पर एक गैस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो आ गया यहाँ पे 1। अब डेल्टा Ng पॉजिटिव आ रहा है, तो सर डेल्टा S भी पॉजिटिव होगा, यानी डेल्टा S ग्रेटर देन 0 होगा। तो डेल्टा S भी ग्रेटर देन 0, डेल्टा H भी ग्रेटर देन 0, इसलिए थर्ड होगा डेल्टा Ng के थ्रू इसको आप निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूरिया रिएक्ट विद वाटर। चलो भाई यूरिया को वाटर से रिएक्ट कर दो। तो यूरिया है हमारा NH2CO NH2, इसको वाटर से रिएक्ट करोगे तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस CO3। यहाँ पे N2 थे, यहाँ N2 हैं, यहाँ पे H2 और 2 4 हैं, यहाँ पे H 8 हैं, तो यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, तो 8 H हो गए। यहाँ पर 1 और 2 3 हो, बैलेंस हो गया, तो ये अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। अब अमोनियम कार्बोनेट बन गया, ये अमोनियम कार्बोनेट A है। विच विल बी डिकम्पोज टू फॉर्म B। अब ये B में टूट जाएगा, तो B में कौन बनेगा? अमोनिया बनेगी, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। अमोनिया, CO2, वाटर। तो NH3, 2 अमोनिया ले लेते हैं, तो 2 अमोनिया 2 N हो गए, H के 8 चाहिए थे, 2 3 6 और 2 8, ऑक्सीजन के 3 हैं और कार्बन बैलेंस है। अब इसमें मेन अमोनिया ये पास थ्रू क्यूप्रिक सोल्यूशन। अब इसको क्यूप्रिक सोल्यूशन से पास किया तो मुझे C मिल गया, ये तो हमारा B है, मुझे C मिल गया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C? डीप ब्लू कलर, तो ये टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट होगा। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी समझ सकते हो, बेसिक रेडिकल टेस्ट से, या फिर तुम इसको P ब्लॉक से भी समझ सकते हो। तो ये स्विट्जर रीजेंट होता ब्लू कलर का, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने काम में आता। टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, अगर सल्फेट होता तो बोलते, अभी टेट्रामाइन कॉपर आयन हो गया, तो टेट्रामाइन कॉपर आयन 4th वाला बन रहा है। ये ब्लू कलर का कंपाउंड होता, 4th ऑप्शन हो गया। द कैलकुलेशन ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr3+। Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 से स्टार्ट होगा, 3d3 4s0 होगा, यहाँ पर 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। सब लोग जानते हैं जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं म्यू उतने ही नंबर से शुरू होता है, 3.8 होगा, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा। बाकी अगर म्यू निकालना चाह रहे हो तो म्यू ऐसे निकाल भी सकते हो, म्यू इक्वल टू √NN+2 फार्मूला लगा दो, √3 तो ये हो गया √15। तो √15, 4 अगर यहाँ 16 होता तो 4 आ जाता, 15 है तो 4 से थोड़ा कम, तो ये 3.8 आ जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व करके निकाल सकते थे।
63 फाइंड आउट द सॉलिबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस इन 0 पॉइंट। ये कॉमन आयन इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखो क्या है, ये NiOH होल ट्वाइस है और ये Ni2 प्लस और 2OH माइनस में ब्रेक हो रहा था। मान लीजिए मुझे इसकी सॉलिबिलिटी निकालनी है, मान लो इसकी सॉलिबिलिटी S है, तो ये जब एक NiOH छूटेगा तो SNi2 प्लस आएंगे, 2SOH माइनस आएंगे। बट अब ये अकेले नहीं है, इसमें COH होल ट्वाइस भी मिला दिया। हालांकि इसकी ट्रिक भी होता है, डायरेक्ट भी आप मार सकते हो, और ट्रिक ये होता है कि KSP इक्वल टू होता है सॉलिबिलिटी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन की पावर, जो हमारा जिस इलेक्ट्रोलाइट का KSP दिया उसके एनायन की पावर, कॉमन आयन की पावर, मतलब नंबर स्टोक्यूमेट्री। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अभी बता दूंगा आपको। और ये लेकिन तरीका क्या है सॉल्व करने का, ये COH होल ट्वाइस है जो हमने मिलाया, यहाँ पर Ca2 प्लस है क्योंकि ये S ब्लॉक का है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये D ब्लॉक का, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये यहाँ पर क्योंकि आपने यहाँ पर 0.1 मोलर CaOH होल ट्वाइस लिया था, तो ये यहाँ पर 0.1 और यहाँ 2 इंटू 0.1 बन जाएगा। ये डबल हो जाएगा ना। कई लोग 0.1 डायरेक्ट मार देंगे शॉर्टकट के चक्कर में, तो गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमको CaOH होल ट्वाइस 0.1 दिया, बट कॉमन आयन तो OH है, तो वो 2 इंटू 0.1 होगा। अब हमारा KSP का फॉर्मूला क्या लगेगा, आप चाहें तो यहाँ 4s³ भी लगा सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से लगाते हैं, बट गलती नहीं करना, वो ट्रिक लगाओ जो गलती ना करवाए, -1 ना हो जाए। तो KSP इक्वल टू देखिए निकिल 2 प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन की पावर 2। अब निकिल 2 प्लस का कंसंट्रेशन S है, सॉलिबिलिटी जो निकालनी है, इंटू OH माइनस 2S प्लस 0.2 की पावर 2, 2S यहाँ से आ गया, 0.2 की पावर 2 आ गया, और KSP कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू दी पावर -15। अब ये 2S इसके आगे नेग्लिजिबल है तो इसको छोड़ देंगे, ये बचेगा 0.2 की पावर 2, या ऐसा कर सकते हैं सॉलिबिलिटी इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -15 अपॉन 0.2 इंटू 0.2। ये 2S को नेग्लिजिबल मान लिया। चलिए सर मिलाते हैं, एक डिसमिल यहाँ से हटाया, एक डिसमिल यहाँ से हटाया, 100 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का 100 में 50 टाइम्स गया, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -14। तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया, 5 इंटू 10 टू दी पावर -14। अब जो लोग डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, सॉलिबिलिटी इक्वल टू होता है KSP अपॉन मोलैरिटी ऑफ कॉमन आयन की पावर n, मोलैरिटी ऑफ कॉमन आयन की पावर n। जो मोलैरिटी कॉमन आयन की हो वो मोलैरिटी, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी ऑफ कॉमन आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी यहाँ रखनी है और वीक की नहीं रखनी है, और KSP रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और पावर वही रखनी है जिसकी तुम सॉलिबिलिटी निकाल लो उसके कॉमन आयन की जो स्टोकियोमेट्रिक नंबर है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 जाता, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ 4 जाता है, जो कॉमन आयन है। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास AgCl है और इसमें हमने BaCl2 मिलाया, तो हमें यहाँ AgCl की सॉलिबिलिटी निकालनी है, तो इसके Cl की पावर क्या है, 1। अगर हमसे कह दे कि BaCl2 0.1 मोलर है तो हम कैसे निकालेंगे, हम S रखेंगे, जो KSP है वो रखेंगे, BaCl2 की मोलरिटी रखेंगे, क्योंकि कॉमन आयन Cl है तो 0.2 हो जाएगी,
0.2 और पावर 1 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक Cl बनेगा। अगर यही NaCl होता तो 0.1 ही रखते, पावर 1 रखते। अब ये देख के हम लोग ट्रिक मार सकते हैं। अब आपकी कितना तैयार है आप उस हिसाब से चलिएगा, लेकिन क्वेश्चन ये अच्छा। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.6 इंटू 10⁻³ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूस 2 ग्राम टू 1 ग्राम, यानी आधा हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर में, तो ये T½ है। तो हमें रेट कांस्टेंट दिया गया, टाइम निकालना, यानी T½ इक्वल टू 0.6932 अपॉन K। इसको 0.6932 को आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2.303 इंटू 0.3010 और K हमारे पास आ गया 4.606 इंटू 10⁻³ अब ये 2.303 इसमें 2 बार चला जाएगा। इस तरह से इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻+3 बन जाएगा। अब 10⁻+3 बन जाएगा तो इसको 3.01/2 इंटू 10⁻² कर लो, तो ये 3 का 1.5 आ जाएगा। 1.5 इंटू 10⁻², तो ये 150 आ जाएगा। सो मेरा आंसर हो जाएगा 4th। ये देखिए इसमें वाटर ही H+ दे रहा है और वाटर ही H+ ले रहा है, तो वाटर के इस बिहेवियर को जब खुद ही H+ दे खुद ही ले, एम्फीप्रोटिक नेचर कहते हैं। एम्फीप्रोटिक को ही हम एम्फोटेरिक भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन देते भी हैं प्रोटॉन लेते भी हैं, वो एम्फीप्रोटिक टाइप के एम्फोटेरिक होते हैं क्योंकि वो एज ए एसिड भी काम करते हैं, एज ए बेस भी। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, बेस से भी रिएक्शन करते हैं, बट उनके पास प्रोटॉन नहीं होता, जैसे ZNO, तो वो एम्फोटेरिक कंपाउंड है बट एम्फीप्रोटिक नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो प्रोटॉन दे नहीं सकते, बट एसिड और बेस से रिएक्शन करेंगे। तो इस तरह से ये वाटर यहाँ एम्फोटेरिक भी है, एम्फीप्रोटिक भी है, एसिडिक भी है, बेसिक भी है, एम्फीप्रोटिक भी है और एम्फोटेरिक भी है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी, ये टर्शरी है, ये टर्शरी है, इसके पास 9 अल्फा H है और ये सेकेंडरी है सर। इसके पास 6 अल्फा H है, तो जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे या जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे देखो ये कोई रेजोनेंस इफेक्ट लग नहीं रहा, इसलिए फर्स्ट वाला है नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन मान्य हो गया, -I इफेक्ट CH3 लगाता नहीं है और +R इफेक्ट भी CH3 नहीं लगाता। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते थे कि अगर +I इफेक्ट लिखा होता तो क्या करते। हाँ, +I इसको निश्चित ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जब +I और +H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन में पूछा जाएगा किसकी बात करें, तो फिर +H को हम लोग प्रमोट करेंगे। जैसे आप एक अपने घर में बैठे हो और वहाँ कोई मिलने आपसे आया, तो आपके पापा कुछ बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात, हो सकता है आप भी अच्छी बात बता लेते हो, बट उस समय आप चुप रहेंगे क्योंकि आपके बड़े, आपके पिताजी कुछ अच्छी बात बता रहे लोगों को, तो आप भी सुनेंगे। तो I आप हैं, H आपके पापा हैं, और इसलिए H का इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू I। तो अगर एक ऑप्शन +I होता, एक ऑप्शन +H होता, तो हमको +H को या हाइपर कॉन्जुगेशन को करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग ने कौन सा किया, सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव द कार्बिल एमीन टेस्ट। कई बार ये क्वेश्चन आया है, छोटा है बट मार्क्स दिलाने वाला है। कार्बिल एमीन टेस्ट यानी कि जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और QH से कराते हैं तो बैड स्मेल आइसोसाइनाइड बनता है, और ये रिएक्शन सेकेंडरी और टर्शरी एमीन नहीं देते, प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एमीन्स देते हैं ये। तो यहाँ पर देखो ये 3 डिग्री है, टर्शरी एमीन है, तो ये नहीं देगा।
ये 2 डिग्री है, ये भी नहीं देगा। ये 1 डिग्री है, एरोमेटिक है, दे देगा। ये भी 2 डिग्री, इधर भी कार्बन है, उधर भी कार्बन है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बहुत आसान है। ये मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन एसीटोन से करा रहे हैं। सब जानते हैं टर्सरी ब्यूटाइल बनेगा। कैसे रिएक्शन होगी? ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक करेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस आ जाएगा। अब ये यहाँ मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और CH3 पे माइनस आ जाएगा। ये CH3 माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा और मुझे एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा। इंटरमीडिएट क्या होगा? CH3CO और यहाँ पर ये MgCl अटैक कर देगा और ये CH3 यहाँ आ गया, ये CH3 यहाँ आ गया। आप सबको पता टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, बट बना के दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। तो ये यहाँ पे हम लोग ने बना लिया। फर्दर इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसको मिल जाएगा H, इसको मिल जाएगा OH। तो CH3COH CH3 CH3, यानी ये बन गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने पार्ट के क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। आगे के पार्ट के क्वेश्चन स्वप्निल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, इसी तरीके हम लोग के साथ बने रहिए। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 69 से हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर कह रहा है, बताइए कौन सा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आमतौर पे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए ध्यान से एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक H, C और बोरॉन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टल की जो लैटिस है, जो अरेंजमेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे उसको, तो यहाँ पर वॉइड्स होते हैं। ये जो खाली जगह है ये वॉइड्स हैं। ये खाली जगह क्या है? वॉइड्स हैं। ये खाली जगह क्या है? वॉइड्स हैं। तो अब इन वॉइड्स में नॉन मेटल को भर दिया जाता है। इन वॉइड्स में नॉन मेटल फिल कर दिए जाते हैं। क्या फिल कर दिए जाते हैं? नॉन मेटल। अब नॉन मेटल फिल कर दिए जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, एक एग्जाम्पल आयरन कार्बाइड हो गया, ये सब इसी का एग्जाम्पल होता है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इन द सेम। देखो क्रोमेट हो या डाइक्रोमेट हो, यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो बेटा +6 आती है, ठीक है। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में आती है। क्रोमियम 2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड Fe2 क्रोमियम 2+ इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+ इन द वाटर। तो ये फैक्ट है, ठीक है, हम सब लोग जानते हैं, ये भी ठीक है। आपसे कह रहा है कि K4 Fe6 इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन K3 Fe6। तो देखिए यहाँ पर लीगेंड जो है वो सेम टाइप के हैं, नेचर ऑफ लीगेंड भी सेम टाइप का है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर हम देखेंगे स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे Fe यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ध्यान से देखिए 6 - 2 कर दिया हमने, और यहाँ पर Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये लिखा है मोर, तो यहाँ पे लेस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? लेस होना चाहिए था। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4 इन क्वेश्चन नंबर 69। 69 में 4th आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70, N2O। देखो N2O, NO, CO ये सब कैसे हैं? सब न्यूट्रल होते हैं, आपसे कई बार हमने बताया है ना।
और जो एलिमेंट स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल होते हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, तो K2O जो है ये बेसिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, ZnO एम्फोटेरिक हो जाएगा, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं, तो Cl का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक हो जाएगा। इस हिसाब से जो पहला है, पहले का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकेंड, दूसरे का जो है वो हो जाएगा फर्स्ट, तीसरे का फोर्थ, और चौथे का जो है थर्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो सेकेंड 143, सेकेंड 143 फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो 70 का बेटा क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 71, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, आपको KF दिया हुआ है 1.86, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपसे पूछ रहा है और मोलैलिटी आपको दी हुई है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम सब लोग जानते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी, KF इंटू मोलैलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो KF क्या है 1.86 इंटू 1.86 इंटू 0.5। ठीक है, मोलैलिटी आपको दी है, तो ये 0.93 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0.93। तो आप देख लीजिए सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 के केस में। 71 के केस में सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सवाल। व्हाट इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे कार्बन देखिए -4 पे है भैया, और यहाँ पे कार्बन +4 पे है। जानते हैं ये सब लोग निकालना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे C+4 पे आ गए, तो -4 से +4 कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। देखिए बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये रिएक्शन जो है ये कहलाती है क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सिंपल सा, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा क्रॉस एल्डोल। 74, the correct statement is the first ionization enthalpy of Rb is less than of sodium and lithium. We all know that from top to bottom, on going top to bottom, ionization enthalpy decreases because number of shell increases. ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज है, मतलब लिथियम की आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो ज्यादा हो जाएगी सीजियम से, और सोडियम की भी ज्यादा हो जाएगी सीजियम से। ठीक है, मतलब जो रुबिडियम है इसकी लेस होगी, बिल्कुल ठीक बात है। जिनॉन हैज लो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी देन नियॉन, तो आप सब लोग जानते हो यही बात यहां पर भी आएगी। ऊपर से नीचे जाएंगे तो फिर से वही चीज हो जाएगी, और यहाँ पर हीलियम की जो है नियॉन की है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिनॉन की जो है वो लेस हो जाएगी, ये भी बात ठीक है। नियॉन हैज मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन ग्रुप 18, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है। और इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सी नोबल गैस है जिसके लिए Eg मिनिमम पॉजिटिव होती है, तो हीलियम होती है। यहाँ पर नियॉन मोस्ट पॉजिटिव है, हाईएस्ट पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है। तीनों ही ऑप्शन बेटा सही हैं, तो एक ऑप्शन फोर्थ दिया है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 में। द आयनिक रेडियाई ऑफ F- आयन इज 1.33 एंगस्ट्रॉम, 1.33 एंगस्ट्रॉम हो गया है ना। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियाई ऑफ N3-, तो N3- में भी भैया 10 इलेक्ट्रॉन है,
और F माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों कैसी स्पीसीज हो गई मेरे भैया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम साइज की बात करेंगे तो N3 माइनस का साइज F माइनस से ज्यादा हो जाएगा, ये बात निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो N3 माइनस द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर आयोनिक रेडियस, तो इट इज बिगर देन F माइनस, बिल्कुल ठीक बात है। N3 माइनस का साइज जो है 1.33 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा, यही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्मॉलर देन गलत है ना, तो ये आप देख, अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, बिगर देन F माइनस बट स्मॉलर देन N, गलत। N3 माइनस जो है वो N से बड़ा होगा, जो एनायन होता है उसका साइज अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, तो ये भी गलत हो गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 75 का। ठीक, आगे चल सकते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के 4 आपको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये पहला बेंजीन दिया है, शुरुआत के 3 जो हैं ये तीनों ही कैसे हैं, एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है, तो ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएंगे। जबकि ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये नॉन एरोमेटिक है, कैसा है, ये नॉन एरोमेटिक है, तो सबसे कम रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही हो जाएगा, सबसे कम कौन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप ओवरऑल, इसका आंसर तो फोर्थ आ गया, लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर जानना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर उसके बाद कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, फिर उसके बाद नॉन कॉन्जुगेटेड, और फिर आएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, उसके बाद नॉन कॉन्जुगेटेड वाला, और फिर आ जाएगा लास्ट में एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसका आंसर हो गया फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 76 का। 76 का आंसर क्या हो गया, फोर्थ। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर रहे हैं, बेसिक एमिनो एसिड की बात करते हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है एस्पेराजीन और आर्जिनिन, ठीक, तो अगर आप देखोगे इसमें तो एस्पेराजीन और आर्जिनिन अपने पास बी और डी ऑप्शन दिए हैं, तो बी और डी बेसिक इन नेचर होंगे, तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, द करेक्ट IUPAC नेम, तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के आपको ग्रुप दिए हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम जानते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सबसे प्रायोरिटी उसी को देते हैं, तो सबसे पहले वही हो जाएगा, है ना। तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2, अब इधर जाएं किधर जाएं, जहां पे हमें चेन जो है वो लंबी मिले वहां पे जाएंगे, 3 4 5 6। देखो 2 पे क्या है, मेथाइल है, तो कहते हैं 2 मेथाइल, है ना। और ध्यान से देखो, ये जो 5वें पोजीशन पे CO है ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, ठीक है ना। तो अब यहां पर आ जाएगा ऑक्सो, 5 ऑक्सो, ठीक है, और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन ओइक एसिड या हेक्सेन 1 ओइक एसिड हो जाएगा, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहला, क्वेश्चन नंबर 78 का पहला, क्वेश्चन नंबर 78 का पहला सिंपल सवाल था, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दिया है, आर इज मोर स्टेबल देन, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एल्कीन है। अब यहां पे देखो अल्फा H कितने हो जाएंगे, अल्फा H यहाँ पे है 9, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, और यहां पर आप देखेंगे तो 1 है ना, तो अल्फा H ज्यादा है, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो गया, तो ये मोर स्टेबल हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। मोर एल्काइल सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, अभी यही बात करिए, बिल्कुल सही। तो दोनों स्टेटमेंट बेटा कैसे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं
वो सही हैं। ठीक, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 4। 79 में हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r3 एंड द रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट इज r4 देन। अब यहां पे आपसे r3 और r4 में जो है वो रिलेशन पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले जब हम r की बात करते हैं तो 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, तो हम ये जानते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो जेड यहाँ पे 1 हो गया है। तो अगर अब हम देखेंगे R3 और R4 के लिए तो ये Rn है। अगर यहाँ पे Z बराबर 1 हो गया तो Rn क्या हो गया बेटा 0.529 n स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मैं R3 ले रहा हूँ, R3 बराबर 0.529 और ये 3 का स्क्वायर हो गया है ना, और ये हो गया R4 बराबर 0.529 और ये हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अभी देखेंगे R4 बाई R3 कर देते हैं, इनको डिवाइड कर दें, इनको डिवाइड करके देखते हैं। तो R4 बाई R3 बराबर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 0.529 और ये 4 का स्क्वायर अपॉन 0.529 3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। R4 बाई R3 बराबर 16/9, तो यहां से देखिए क्या निकल के आ गया, R4 बराबर 16/9 इंटू R3, ये रिलेशन निकल के आया है। R4 बराबर 16/9 इंटू R3, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मैच हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक, 80 का हमने क्या किया, हमने जो रेडियस है उसका फॉर्मूला लिखा और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही थी, बट ऑब्वियस है जेड हमने 1 ले लिया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज रखी हैं और जैसे ही वैल्यूज रखी हैं सारी चीजें आपके सामने हैं और आप इसको देख सकते हो। ठीक है, R3 और R4 का रेशियो पूछ रहे थे तो रेशियो हमने आपको बता दिया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 81 में चलेंगे। Which of the following statement is are correct? The pH of 1 into 10 to the power minus 8 molar HCl solution is 8। गलत है भाई, सब लोग जानते हैं 6.98 के आसपास, 7 से कम रहेगा, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया, बड़ी कॉमन सी बात है। The conjugate base of H2PO4 minus is, हमेशा याद रखिएगा अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो ऐड कर दीजिए H+, ठीक है, और अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए H+, बात खत्म हो गई। अब इससे H+ हटाओगे तो क्या आएगा, HPO4 2 ही तो आएगा, बिल्कुल सही है, तो कॉन्जुगेट बेस बिल्कुल सही आया हुआ है। ठीक है, KW इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल फैक्ट है भैया। आप जानते हो 25 डिग्री पे अगर हम बात करते हैं तो PKW 14 हो जाता है और 90 डिग्री पे हम जानते हैं कि वो 12 हो जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो आप देख रहे हो तो ये KW भी बढ़ जाएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं KW की तो ये 25 डिग्री पे कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 14 और 90 पे 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक, तो अगर आप KW देख रहे हो तो सीधे सीधे हमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ KW भी जो है वो बढ़ रहा है। हमने पहला एग्जांपल जो है वो PKW के रेफरेंस में आपको दिया। ठीक, PKW माइनस लॉग ऑफ KW होता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW जो है वो बढ़ जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। और इसका फैक्ट क्या है, 25 डिग्री पर अगर हम बात करते हैं, 25 डिग्री पर अगर हम बात करते हैं तो KW हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 14 और 90 डिग्री पे बात करते हैं तो 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बी और सी बिल्कुल सही है, जहां जहां ए है वो पहले गलत करो।
अब बचे हमारे पास दो ही ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। देख लीजिए ध्यान से। और क्वेश्चन नंबर 82, बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए, बेंजीनोइड्स हैविंग बेंजीन रिंग्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स हैविंग एब्सेंस ऑफ बेंजीन रिंग। तो जैसे बेंजीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये सब बेंजीनोइड्स के पार्ट हैं, एरोमेटिक होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हाकेल्स रूल को फॉलो करते हैं। नॉन बेंजीनोइड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है, जैसे ट्रोपोन एग्जांपल होता है ना, ट्रोपोन एग्जांपल होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। बेंजीनोइड्स फॉलोज हाकेल्स रूल वेयर नॉन बेंजीनोइड्स डू नॉट फॉलो हाकेल्स रूल, गलत बात है, फॉलो करता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है बेटा। तो पहला सही दूसरा गलत, स्टेटमेंट नंबर सेकंड है यहाँ पे। 82 में स्टेटमेंट नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन हैविंग बेंजीन रिंग्स, दे आर बेंजीनोइड्स, follows Haeckel's rule, that's why aromatic in nature. Similarly, non-benzenoids having non-benzene rings like tropone एरोमेटिक होंगे, हैकेल्स रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको। तो ये पहला सही दूसरा गलत, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 82 का। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन की ब्रोमीन से रिएक्शन है AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये बेटा ESR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एसिटिलीन की HBr के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। मीथेन विद ब्रोमीन लाइट के प्रेजेंस में, तो ये जो है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। प्रोपीन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो यहां पर जो है थर्ड ऑप्शन 83 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, सिंपल सवाल था, बहुत आइडेंटिफिकेशन थी। क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे कह रहा है विच हैज शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड हमें देखना है। देखो, इसके पास लोन पेयर है ना, अब जब लोन पेयर है तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, तो उससे जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो दो यहाँ पे जो है वो सिंगल बॉन्ड दिए हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 में। ठीक, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाएगी, जिससे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा और इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक, चलिए, एमीन्स आर बेसिक इन नेचर अगर हम बात करते हैं तो N के पास लोन पेयर का प्रेजेंस है और ये बेसिक है, बिल्कुल सही बात है। तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम इन अमीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, सेकंड भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जाना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 85 में। 85 में फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ये हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले दिए हुए हैं और आपको ये बताना है। देखिए, ये सवाल जो है ये प्योर NCERT टेबल से है और आपको मालूम होना चाहिए कि C20, H42, C30, H62 जनरल जो इनके कंपोजिशन से बना हुआ एल्केन्स हैं ये। ठीक है ना, तो यहां पर इसको बोलते हैं आइकोसेन और इसको ट्राइएकोएंटेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो टेबल से सवाल था, इसमें गलती हुई होगी लेकिन अब भविष्य में ना हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो
देख लीजिए कौन सा आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, तो फोर्थ आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 में फोर्थ आंसर मैच हो रहा है। ठीक, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्ट एज मेरिडोनियल आइसोमर। भैया ध्यान से सुनिएगा, जब हम जीआई की बात करते हैं तो स्पेशल होते हैं फेशियल और मेरिडोनियल, और ये ऐसे कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं जिसमें Ma3B3 टाइप अरेंजमेंट होता है। Ma3B3 टाइप अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? Ma3B3 टाइप अरेंजमेंट होता है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, Ma3B3 टाइप अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, ठीक, तो आप देख सकते हो 87 का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक, चलिए 88 की बात करते हैं। Cu2+ इन वाटर इज मोर स्टेबल देन Cu+। तो देखिए अगर हम बात करेंगे वाटर के रेफरेंस में यहां पर आ गए तो ऐसा होता है क्योंकि मोर हाइड्रेशन इंथैल्पी है। क्या है बेटा? मोर हाइड्रेशन इंथैल्पी है Cu2+ में। ठीक है, और रीजन भी देखिए वही दिया है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर Cu2+ इज मच मोर देन दैट ऑफ Cu+। बिल्कुल सही बात है, चार्ज ज्यादा है बेटा यहाँ पर। ठीक, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा हो गई है, तो ये स्टेबिलिटी जो है वाटर में इसकी ज्यादा हो रही है। तो असर्शन सही है, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा बेटा। ठीक, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहले के साथ चले जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी में। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये हम लोग आमतौर पे पढ़ते हैं डेबाई हैकेल ऑन सैगर इक्वेशन है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ हम लोग देखते हैं वीक के केस में। ठीक है ना, तो ये डेबाई हैकेल ऑन सैगर इक्वेशन है, और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वैन हॉफ इक्वेशन अगर हम बात करते हैं, I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा है। अरेनियस इक्वेशन वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर है, ये वो दोनों ही नहीं है। ठीक है ना, कॉलोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयंस ऑफ माइग्रेशन है, उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल 89 का पहला। ठीक है, 89 का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको दिए गए हैं, आपसे ये पूछ रहा है, तो बड़ा लैटिमर डायग्राम बेस्ड सवाल है। मल्टी स्टेप रिएक्शन में वोल्टेज फाइंड करने की बात हो रही है, तो हम जानते हैं Cu2+ से Cu+ और Cu से Cu+ से Cu। अब आप यहां पे देखिए इस ओवरऑल रिएक्शन में अगर हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, n = 2 है, और इसके लिए E0 की वैल्यू कितनी दी है भैया? E0 की वैल्यू इसके लिए आपको दी हुई है 0.34 वोल्ट। अगर इधर आ जाइए, है ना, यहां पर n = 1 दिया है, और E0 की वैल्यू क्या दी हुई है? E0 की वैल्यू 0.522 है ना, यहां पर n की वैल्यू 1 दी है, और यहां पर E0 आपसे पूछा है। तो हम सब लोग जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों का सम करा दें, वो इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 × E0 प्लस 1 × 0.522 बराबर 2 × 0.34। ठीक, तो E0 प्लस 0.522 प्लस 0.68, तो E0 बराबर 0.68 माइनस 0.522, तो ये भैया जो है ये 0.158 के आसपास आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, 0.158 के आसपास यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन आपको ये बता रहा है, सेकंड ऑप्शन 90 का। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस देखे, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। फिर से मिलेंगे किसी अगले पेपर डिस्कशन में। थैंक यू सो मच।